सकते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण हुआ, लेकिन उस भाषण के दौरान आपने देखा होगा कि उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो किस तरह से गिरा हुआ था, और बॉडी लैंग्वेज इतना ज्यादा गिरा हुआ था कि समझ नहीं आ रहा था कि उनका साथ हो क्या रहा है। क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये अंतिम दौरा है? अब समय आ गया है, क्या समय आ गया है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो अपना अंतिम भाषण दे रहे थे? वो तमाम सवाल है जो आज सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं। हमें आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। हम लोग लाइव जुड़े हुए हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके साथ लाइव भी जुड़ा जाए। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे आज मैं आपको खबर दिखाना चाह रहा हूं और हजारों की संख्या में जुड़िए। आज एक मध्य प्रदेश जहां राम राज है, पिछले 30-40 सालों से बीजेपी राम राज का बड़ा गुमान करती है, मैं वहां का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं आपको। वीडियो ये है कि किस तरह से सोचिए कि एक शेड्यूल कास्ट के सरपंच को झंडा नहीं फहराने दिया गया। मैं आऊंगा कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, प्रधानमंत्री पर आऊंगा। क्या प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज वो नहीं था जो अमूमन होता था? 10 साल एनफ हो गया, क्या 2024 में उनके लिए अब कोई मौका नहीं है? खड़गे ने बोल दिया है, लालू यादव ने जो बोला है, वो सब एक बड़ा मुद्दा है जिस पर मैं बात करूंगा। लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखिए। क्या हो गया बताओ, क्या मामला क्या हो गया? मामला क्या हो गया? मामला क्या हो गया? स्कूल मामला क्या है? मामला ये मैडम ने मेरी जाति को अपमान किया, मुझे झंडा नहीं फहराने दिया। मैं क्षमा और आप प्रतिनिधि हो, सरपंच जवाब। तो सोचिए, ये छतरपुर का मामला है जहां एक शेड्यूल कास्ट के सरपंच को जाति की वजह से झंडा नहीं फहराने दिया गया है। तो ये होता रहा, ये हमेशा से होता रहा है। और जाति जो है वो इस देश में जाति नहीं है। लेकिन सोचिए, लाल किले से आज तक शायद ही कोई भारत को प्रधानमंत्री मिला जो जाति के मुद्दे पर बात करे। हिंदू मुस्लिम पर बात करते हैं, धर्म पर बात करते हैं, लेकिन जाति को लेकर कोई बात नहीं करता है। बीजेपी के आने से क्या नफा हुआ, क्या नुकसान हुआ? 60-70 हम 77वें लोकतंत्र में प्रवेश कर रहे हैं। आजादी के 77 साल हो गए। इस देश के SC ST OBC किसानों को क्या मिला, मजदूरों को क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल है। एक चीज आप गौर कीजिएगा, इस देश में अभी भी ये स्थिति बनी हुई है कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी प्रधानमंत्री के पद तक नहीं पहुंच पा रहा है। SD देवगौड़ा किसान समाज से थे और वो मिली जुली सरकार थी, लेकिन वो उनकी एक वैचारिक सहमति उस तरह से नहीं थी। इस देश में नरेंद्र मोदी भी अपने आप को OBC क्लेम करते हैं, लेकिन सवाल है कि उन्होंने OBC के लिए किया क्या है। हाल के दिनों में आप लगातार देखें तो सबसे ज्यादा जो हक अधिकार की खबर, जो हक अधिकार छीना जा रहा है, वो OBC का छीना जा रहा है। अभी की बात बता रहा हूं, लखनऊ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, वहां SC ST तो छोड़ दीजिए, OBC के सीटें नहीं है, जबकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन और जनरल छात्रों को वहां दाखिला मिल रहा है। तो ये देश भर में हो रहा है, आपकी नौकरियां जा रही है। और गनीमत यह है कि आप जिन पत्रकारों को यूट्यूब पर फॉलो कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि ये बीजेपी विरोधी है, ये हिंदू मुस्लिम में मुसलमानों के पक्ष में है, वो तमाम पत्रकार जब टीवी में थे तब भी उन्होंने जाति का डिस्कोर्स हल नहीं किया। भारत में सबसे बड़ी समस्या जाति का है। और टीवी अखबार, चाहे वो मनुवादी मीडिया हो, चाहे उसको आप गोदी मीडिया कहिए या लिबरल सवर्न मीडिया कहिए, इसमें से कोई भी तैयार नहीं है कि इस देश में कोई अम्बेडकराइट, कोई फूले, कोई पेरियार को मानने वाला प्रधानमंत्री हो और वो इस देश के संविधान को पूरी तरह से लागू करे। आज मायावती जी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि इस देश में स्वतंत्रता का असली मतलब होगा पूरी तरह से संविधान को लागू करना, और वो तभी लागू हो सकता है जब लोग इस देश, जब संविधान लागू होगा तभी हम सब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से बराबर होंगे। लेकिन सोचिए, आजादी के 77वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन इस देश के 90% लोग, जिसमें किसान, SC ST OBC, जाट, पटेल, मराठा, सब 2 दर्जे के नागरिक हैं।
लेकिन कोई प्रधानमंत्री लाल किला की प्राचीर से इस बात को नहीं कहता है। इस देश में लालू यादव, कर्पूरी ठाकुर, मायावती जी को छोड़ दीजिए, और अब जाकर स्टालिन, जो दक्षिण भारत में खुलेआम वो फूले पेरियार अंबेडकर की लाइन पर बात करने वाला और कोई नहीं है। सोचिए आप, मायावती जी मुख्यमंत्री थी, किस तरह से अंबेडकर पार्क बनाया जा रहा था और उनकी निंदा हो रही थी। और कौन लोग थे वो टीवी में? उस समय टीवी में रवीश कुमार थे, अजीत अंजुम थे, साक्षी जोशी थी, अभिषार शर्मा था। ये वो तमाम लोग हैं जिनको अब नौकरियों से निकाल दिया गया, नौकरी नहीं कर पा रहे हैं, जो आज कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप SC ST OBC के अधिकार की बात कर रहे होते हैं, इसका मतलब है कि आप इस देश के 90% लोगों की बात कर रहे होते हैं। आप सिख समाज से हो सकते हैं, आप मुस्लिम समाज से हो सकते हैं, आप क्रिश्चियन हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बौद्ध हो सकते हैं, लेकिन आपका जो संवैधानिक अधिकार है वो SC ST OBC के रूप में दर्ज है, जिसकी कोई चर्चा नहीं करता है लाल किले से। आपने सुना लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं OBC के लिए योजना, SC के लिए योजना, ST के लिए योजना ला रहा हूं? नहीं। कोई टीवी अखबार SC ST OBC की बात करता है? नहीं। जब अभी रवीश ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे थे, वो इतने साल से पत्रकार हैं, उनको जाति का विमर्श ही नहीं दिखता है, जाति का डिस्कोर्स ही नहीं दिखता है। अभी प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सागर में गए, उन्होंने संत शिरोमणि रविदास महाराज के मंदिर के लिए उद्घाटन किया, शिलान्यास रखा, उसमें भी कर्मकांड। तो इस देश के संसद में मान्यवर कांशीराम साहब, मायावती जी, लालू यादव, शरद यादव न होने की वजह से जाति का डिस्कोर्स ही नहीं खड़ा हो रहा है। इस देश में इस देश में अंबेडकराइट प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो अंबेडकरवाद को जानता हो, मानता हो, जो फूले पेरियार की विचारधारा को मानता हो, और जो संविधान लागू करने की क्षमता रखता हो, ताकत रखता हो। तब जाकर इस देश में SC ST OBC के दिन फिरेंगे। आपको ऐसा ही नेता चुनना पड़ेगा। अब बात आते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के बॉडी लैंग्वेज को लेकर, जो मैं कह रहा था, क्योंकि उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है। आज के भाषण से आपको क्या दिखा? लाल किले के भाषण से साफ दिख रहा था कि प्रधानमंत्री के भाषण में अब वो ताकत नहीं है, उनके भाषण में वो जोश नहीं है, वो गर्मी नहीं है, वो तीखापन नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने के बाद भी मैं बता सकता हूं कि उनके भाषण में एक अस्थिरता है, उनके भाषण में अब वो दम नहीं है, और इसका नतीजा है कि 2024 में उनको चैलेंज मिलने जा रहा है। चैलेंज कौन लोग करेंगे? मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में किसी ऐसे व्यक्ति को आपको प्रधानमंत्री बनाना होगा जो अंबेडकरवाद, फूले पेरियार को समझता हो, और जो संविधान के स्पिरिट को मानता हो, जो जाति के डिस्कोर्स से निकला हो। प्रधानमंत्री ने आज क्या कहा कि मुझे इस देश को मजबूत सरकार चाहिए। क्यों चाहिए भैया मजबूत सरकार? मजबूत सरकार का मैं परिणाम बता रहा हूं। 60 साल मजबूत सरकार चली इस देश में। कभी नेहरू प्रधानमंत्री थे, कभी इंदिरा प्रधानमंत्री थी, कभी इस देश में राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। कभी भी बहुमत की सरकार में बहुजनों का भला नहीं हुआ। बहुजनों का जो भला हुआ है वो मजबूर सरकार में। इसलिए मान्यवर साहब कहते थे, जो राजनीति के रसायन शास्त्री थे, कि बहुजन समाज को मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए, गठबंधन वाली सरकार चाहिए। जब इंदिरा गांधी की मजबूत सरकार को जनता ने हराया, और जब जनता पार्टी की सरकार बनी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, जो मिली जुली सरकार थी, तब जाकर भारत में मंडल कमीशन की स्थापना हुई। मंडल कमीशन, बीपी मंडल साहब के नेतृत्व में मंडल कमीशन बना, और उसने OBC की गणना की। उसके बाद फिर इंदिरा गांधी आ गई मजबूत सरकार के नाम पर, फिर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद उनका असिस्टेशन हुआ। फिर उस सिंपैथी में राजीव गांधी आ गए, मजबूत सरकार लेकर 400 सीटें लोकसभा की जीत कर आ गए। OBC के मंडल कमीशन को लागू नहीं किया गया। उसके बाद मान्यवर कांशीराम साहब का दौर आया, और उसी समय उन्होंने साइकिल से राजीव गांधी को सड़क पर ला दिया। अगला चुनाव में मजबूत सरकार थी, बोफोर्स हुआ। बोफोर्स जैसी घटना हुई, बीपी सिंह बाहर निकले। उसके बाद फिर एक मजबूर प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह।
सोचिए, उसके बाद फिर एक मजबूर प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह, और उन्होंने मंडल कमीशन को लागू किया और ओबीसी को आरक्षण मिला। मैं बताऊंगा मजबूर सरकार मुसलमानों के लिए कैसे फायदेमंद होता है। किताब लिखी गई है इस पर। चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, मजबूर प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी के समर्थन से वो सरकार चला रहे थे। इस देश में मजबूर प्रधानमंत्री हुए चौधरी चरण सिंह। सारे किसानों के हित में फैसले हुए। इस देश में मजबूर प्रधानमंत्री हुए चंद्रशेखर। उसी समय राम मंदिर का मसला सुलझने वाला था, लेकिन राजीव गांधी ने आरएसएस के लोगों से मिलकर कहा कि आप चंद्रशेखर की बात मत मानिएगा। चंद्रशेखर चाहते थे कि इस देश में राम मंदिर का मसला सुलझ जाए और बीजेपी का एजेंडा खत्म हो जाए, लेकिन राजीव गांधी नहीं माने। उसके बाद फिर मजबूर सरकार आई मनमोहन सिंह की, एक जनता दल की। इस बीच में बीपी सिंह के बाद फिर एक प्रधानमंत्री बन गए पीवी नरसिम्हा राव। जब राजीव गांधी नहीं रहे तो चुनाव जीत के आगे कांग्रेस जीती, नरसिम्हा राव सरकार में बने। क्या हुआ? बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। मजबूत सरकार थी नरसिम्हा राव की। अगर वो कमजोर सरकार होती तो नरसिम्हा राव की सरकार का समर्थन वापस ले लिया जाता, सरकार गिर जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मजबूत सरकार थी, बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। उसके बाद फिर इस देश में मजबूर सरकार बनी, मिलीजुली सरकार बनी, और देवगौड़ा जैसे, गुजराल जैसे भारत को प्रधानमंत्री मिले। नतीजा, मुलायम सिंह जैसे लोग, लालू प्रसाद यादव जैसे लोग, शरद यादव जैसे लोग की मिलीजुली सरकार बनी। वाजपेयी की सरकार भी मिलीजुली थी, कमजोर सरकार थी। वाजपेयी जी की भी सरकार मिलीजुली थी, कमजोर सरकार थी। नतीजा हुआ कि इस तरह के फैसले नहीं हुए। कंपनियां बेची तो गई, लेकिन लास्ट शर्म एक पर्दा रहा। उसके बाद फिर 10 साल मिलीजुली सरकार चली मनमोहन सिंह की। पहले यूपीए 1 में ओबीसी को स्कूल कॉलेज में जाने का रिजर्वेशन मिला, वो भी मिलीजुली सरकार थी। अब देखिए मजबूत सरकार चल रही पिछले 10 साल से, प्रधानमंत्री जी को बहुमत है। क्या नतीजा है पर मजबूत सरकार की? सारी कंपनियां बेची जा रही है, आरक्षण को धत्ता बताया जा रहा है। लोग तो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है। ये है मजबूत सरकार का आपके सामने नतीजा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चुनिए, तब जाकर इस देश के गरीब, शोषित, वंचित, एससी, एसटी, ओबीसी की, और प्रधानमंत्री ऐसा हो जो अंबेडकर आंदोलन को समझता हो, अंबेडकराइट हो, जो संविधान के स्पिरिट को मानता हो, जो जातिवाद को समझता हो। इस देश की सारी समस्या जातिवाद से जन्मी है। इस देश में आप मुसलमान हैं तो भी आपका संवैधानिक अधिकार ओबीसी और शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में दर्ज है। अगर आप इस देश में आदिवासी हैं तो भी आप एसटी हैं। अगर इस देश में आप क्रिश्चियन हैं तो भी आपके अधिकार शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पर, अगर गरीब है तो। अगर आप सिख समाज से हैं तो भी, सिख धर्म से हैं तो भी आप ओबीसी हैं, एससी हैं। आप बुद्धिस्ट हैं तो भी एससी हो सकते हैं, ओबीसी हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो भी एससी, एसटी, ओबीसी हैं, और आपका अधिकार संविधान में इसी रूप में सुरक्षित है। नौकरी के तौर पे, चुनाव लड़ने के लिए, ये तमाम संविधान में आपके जो अधिकार हैं वो एससी, एसटी, ओबीसी के रूप में सुरक्षित है। और ऐसा प्रधानमंत्री चुनिए जो एससी, एसटी, ओबीसी की राजनीति को समझता हो, तब जाकर आपको न्याय मिलेगा, तब जाकर सोशल जस्टिस की बात होगी। आप समझिए इस बात को। तो प्रधानमंत्री ने जो कहा कि मजबूत सरकार चाहिए, मजबूत सरकार मिलेगी तो 1200 रुपए सिलेंडर। भाई साहब, अगर मिलीजुली सरकार होती तो 1200 रुपए सिलेंडर में सरकार गिर जाती, 280 रुपए टमाटर में समर्थन वापस ले लिया जाता, 100 रुपए पेट्रोल में हाहाकार मच जाता, भारत बंद हो जाता। जब आप मजबूत सरकार चुनेंगे तो वो संसद से लेकर और सड़क तक लाठी चलवाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट को भी कंट्रोल करेगा, वो चुनाव आयोग को भी कठपुतली बना के छोड़ सकता है। और जो कांग्रेस मजबूत सरकार चलाती थी और इनकम टैक्स ईडी का इस्तेमाल बहुजन नेताओं के खिलाफ करती थी, आज वही मजबूत सरकार इनकम टैक्स ईडी विपक्षी नेताओं के खिलाफ कर रही है। तो मान्यवर कांसीराम साहब की मानिए तो मजबूत नहीं, मजबूर सरकार चाहिए। उससे बड़ा कोई राजनीति का रसायन शास्त्री हुआ क्या? आज बीजेपी की पूरी राजनीति मान्यवर कांसीराम साहब के आइडिया पर चल रहा है
कि जातियों का नेता खड़ा करो। इस देश में लोग जाति के नाम से वोट लेते हैं, एससी एसटी ओबीसी के नाम पर वोट लेते हैं, चाहे कोई पार्टी हो, लेकिन जब पॉलिसी बनानी होती है तो एससी एसटी ओबीसी और गरीबों के खिलाफ पॉलिसी बनती है। मैंने आज आप भी जा सकते हैं, मैंने आज ट्विटर पर एक पोल किया, मैं उसका नतीजा बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। ट्विटर पर जो मैंने पोल किया, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अंतिम भाषण था लाल किले से, क्या आप दोबारा नहीं आ पाएंगे? सोचिए, 90% नहीं 97% लोगों का कहना है कि मैंने एक पोल किया था, लाल किला से अगली बार पीएम मोदी भाषण दे, लाल किला से अगली बार पीएम मोदी भाषण दे पाएंगे या नहीं 2024 में, जानिए क्या होगा। अब तक 610 वोटिंग हुई है, 92% लोगों ने कहा नहीं नहीं नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चलिए मेरा चैनल एससी एसटी ओबीसी के लोग देखते होंगे, इंडिया टीवी ने सर्वे किया जब प्रधानमंत्री अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण दिए, उसके बाद उसमें 65% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में वो नहीं आएंगे। रूबिका लियाकत ने एक सर्वे किया, सोशल मीडिया पर तो सर्वे कीजिएगा तो सबको वोट डालने का अधिकार है, वो टीवी वाला तो सर्वे है नहीं कि किसी ने किया, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा। तो आज के भाषण से साफ है कि प्रधानमंत्री के शब्दों में वो ताकत नहीं थी, वो आत्मविश्वास नहीं झलक रहा था। और मुझे लगता है कि जो विपक्षी का गठबंधन है, उस गठबंधन की वजह से बीजेपी सत्ते में है और उसका वापस लौटना कोई खट्टी मतलब टेढ़ी खीर के समान है। टेढ़ी कोई आसान काम नहीं होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि उसे हर राज्य में 100% करना होगा। आप बताइए, क्या बीजेपी दिल्ली के 7 सीट जीत लेगी अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन से लड़ती है? पंजाब में भी नुकसान होगा, महाराष्ट्र में भी नुकसान होगा, क्योंकि शरद पवार ने कह दिया है कि हम नहीं जाएंगे बीजेपी के साथ। कर्नाटक में नुकसान होगा, तेलंगाना में, आपको बता दें पश्चिम बंगाल में नुकसान होगा अगर कांग्रेस और ममता बनर्जी और लेफ्ट एक साथ लड़ते हैं। बिहार में नुकसान होगा, झारखंड में नुकसान होगा, क्योंकि विपक्षी दलों की कोशिश है कि आमने सामने का मुकाबला हो, एक के बदले एक कैंडिडेट दिया जाए। और आज जिस तरह से अंदाज में लालू यादव ने कहा है कि ये उनका आखिरी भाषण है लाल किला से, खड़गे ने कहा है कि ये उनका अंतिम भाषण है लाल किला से, तो विपक्षी दलों की जो ताकत है वो दिख रही है। और अब तो नतीजा ये हो गया है कि इनकम टैक्स ईडी से कोई डर भी नहीं रहा है। हेमंत सोरेन के यहाँ ईडी गई थी पूछताछ के लिए, उन्होंने एक लिफाफा भेज दिया है, कहा कि आपको जो करना है कीजिए। तो क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या 2024 चुनाव से पहले कुछ लोग जेल जाएंगे? खुद बीजेपी के अध्यक्ष ने एक भाषण में कहा कि ममता बनर्जी की पूरी कैबिनेट जेल में होगी। तो क्या कुछ नेताओं को जेल में डाला जा सकता है? क्या कुछ पत्रकारों को जेल में डाला जा सकता है? ये भी वो तमाम सवाल है जो लोग सवाल पूछ रहे हैं। अजीत अंजुम कह रहे थे, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी को हराकर कांग्रेस को लाना या कांग्रेस को हराकर बीजेपी को लाना, सब चलते रहा इस देश में। बहुजनों के लिहाज से, गरीबों के लिहाज से, एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के ऐसे लीडरशिप की जरूरत है जो बाबा साहब के विचार को समझे, जिसके अंदर संविधान के स्पिरिट हो और जो जाति के डिस्कोर्स को समझता हो, ताकि जो पॉलिसी बनाई जाए। निजीकरण की शुरुआत कांग्रेस ने की, उसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया। धर्म की राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने शुरू की, उसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया। मजबूत सरकार की शुरुआत कांग्रेस ने की, उसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया। ईवीएम कांग्रेस लेकर आए, उसको बीजेपी ने आगे बढ़ाया। तो ये तमाम खेल होते रहे, लेकिन अब देर सवेर लोग सचेत हो गए हैं। कांग्रेस भी अगर जाति, सोचिए कांग्रेस सरकार में थी तो अभी जाति जनगणना नहीं हुई। बीजेपी के पिछले नेता मांग करते थे, गोपीनाथ मुंडे, हुकुमदेव नारायण यादव, जाति जनगणना कराई गई। जब बीजेपी आ गई तो उसके आंकड़े नहीं जारी किए गए। जब जाति जनगणना का फैसला नीतीश कुमार ने किया तो हाईकोर्ट ने रोक लगाया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दी है। मायावती मांग कर रहे हैं कि जाति जनगणना कराई जाए, अखिलेश मांग कर रहे हैं। तो 2019 में जो सबसे पॉजिटिव हो रहा है कि वो अखिलेश हो या नीतीश कुमार हो या मायावती हो या हेमंत सोरेन हो या स्टालिन हो, तमाम बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियों का दबदबा बढ़ा है। और मजबूरी में बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस को भी या तो अपना सीएम ओबीसी बनाना पड़ रहा है, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष दलित बनाना पड़ रहा है। ये बहुजन आंदोलन की एक जीत भी है। और अगर एससी एसटी ओबीसी किसान जातियों के लोग संविधान के साथ खड़े रहेंगे
तो देर सवेर इस देश में जो 90% लोग जो आज भी सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से हाशिए पर है, उनको मौका मिलेगा। बस इसके लिए जरूरी है कि आप हिंदू मुस्लिम के चक्कर में न फंसे, धार्मिक उन्माद में न फंसे, और जो जाति के नाम पर आपके संवैधानिक अधिकार है वो आपको मिले। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।